इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया सिंस कब से, तो 19th सेंचुरी। और इसके क्रिटिसिज्म को देखें तो पहले देखिए, सबसे पहले अर्ली नेशनलिज्म का शुरुआत हुआ जो कि लेट 19th से अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे था। ठीक है, इसको अर्ली नेशनलिज्म को क्या बोलते हैं, मॉडरेट फेज के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, इसी टाइम में अर्ली नेशनलिज्म का टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड लगभग लगभग सेम है। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन जो हुआ था आईएनसी का 1885 के अंदर, वो दी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 मार्किंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देखिए ये सब मैं पहले से लिख के लाया, क्योंकि यहाँ लिखूंगा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग ना तो देखोगे ना ही उतना टाइम है आपके पास। ठीक है, इसलिए मैं पहले से तैयार करके रखता हूँ, इसको सीधा यहाँ पे आपको समझा दिया। आप ये एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, इसको आप कैसे लिखना ना एग्जाम के अंदर इस कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा इमरजेंस जो है इंडियन नेशनल लैंग्वेज का एंड इंडिया के अंदर सिंस कब से, तो 19th सेंचुरी से। तो आप क्या करना, बस ये जो मैंने लिख के लाया 19th सेंचुरी के ऊपर, वो बस आपको वहाँ लिख देना। 8 मार्क्स में पूछेगा तो एक एक पॉइंट लिखते जाना है, इतना लेंदी नहीं करना। जैसे एक नंबर लिखे, दूसरा एक नंबर पे एक एक पॉइंट इसमें से लिख दिए तो 3 लाइन में हो गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरे नंबर से एक एक पॉइंट लिख दिए, तो इसी तरह करना है। अगर ये पूरा नहीं लिखना और 38 मार्क्स में पूछा तो आपको क्या करना, पूरा ऐसे ही इसी तरह से डिटेलिंग में लिखना है। आपको बस क्या करना है, ये जो मैंने इस पर लिखा है ये वाला आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना ये पीडीएफ जो है। उसके बाद इसको आप कॉपी पे उतारना जहाँ पे आप आंसर राइटिंग करते हो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 38 मार्क्स के अंदर इससे क्वेश्चन आया है और ज़्यादा चांस है कि 70th पीपीएससी के अंदर भी इससे क्या होगा, 38 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आता है तो 8 मार्क्स में तय है कि आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट अप्रोच देखें। मॉडरेट अप्रोच में आए तो अर्ली लीडर्स जैसे कि दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स थ्रू किसके तरह, पेटिशन डिबेट्स नेगोशिएशन विद इन द, एक ये जो पेटिशन डिबेट को नेगोशिएशन, ये किसका काम था, मॉडरेट का। ये अप्रोच, ये इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके मॉडरेट्स अपना काम करते थे कि वो क्या करते थे, पेटिशन डालते थे, डिबेट्स करते थे। ठीक है, नेगोशिएशन करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, यही उनका काम करने का तरीका था। ठीक है, और इसके जो लीडर्स थे, की लीडर्स कौन कौन थे, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म क्या रह गया, देखिए इन्होंने लैग कर दिया क्या, मास अपील को। प्राइमरली रिप्रेजेंट करते थे क्या, इलाइट। इसको इलाइट लोग जो थे, जैसे कि जितने भी, जैसे दादा भाई नारोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ, ये लोग इलाइट इलाइट पर्सन थे। ठीक है, इसको ना इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, दूसरा पॉइंट देखें क्रिटिसिज्म में, तो सीन एज टू एकोमोडेटिंग टुवार्ड ब्रिटिश रूल। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग था ब्रिटिश रूल के, इस तरह फेल्ड किया इसने क्या, एड्रेस करना सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल को पीजेंट्स और वर्कर का। क्योंकि ये देखिए, ये पेटिशन वगैरह जो डाल के करते थे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती थी वो नहीं हो पाती थी। ठीक है, उसके इसी के वजह से क्या है, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू हुआ। एक्सट्रीमिस्ट फेज कब शुरू हुआ, तो अर्ली 20th सेंचुरी, वही स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे यहाँ से शुरू हो गया था। रेडिकल शिफ्ट इसके अंदर सीधा देखा गया क्या, तो लीडर्स जो थे गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, स्वराज की मांग करना शुरू कर दिए। और ठीक है, उसके बाद इनके मेथड्स जो थे जिससे ये काम करते थे, ये क्या करते थे, बाइकआउट करते थे। वो क्या करते थे, पेटिशन डालते थे। ये क्या करते थे, तो स्वदेशी मूवमेंट का शुरू किया। ठीक है ना, इन्होंने मास मोबिलाइजेशन शुरू की। ठीक है, इनका स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट स्लोगन क्या था, कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किन्होंने कहा था, तिलक ने कहा था। इस कोट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म देखें तो एट टाइम देयर हेटोरिक बॉन्डेड बॉर्डर्ड ऑन इंसाइटमेंट टू वायलेंस। ठीक है, इसके बाद इसका एक और क्रिटिसिज्म देखें, ये डिड नॉट क्या किए, तो फुली रिप्रेजेंट कर पाए ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को। तो इन्होंने भी जैसे क्या बोलते हैं, मॉडरेट्स जैसे नहीं कर पाए ना पूरे ऑल सेक्शंस को, जैसे पीजेंट्स को नहीं कर पाए, वर्कर्स को नहीं कर पाए, उसी तरह इन्होंने भी क्या किया ना, इनका भी क्या क्रिटिसिज्म था कि इन्होंने भी सारे सोसाइटी को क्या नहीं कर पाए, तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। उसके बाद तीसरा फेज शुरू होता है गांधीयन एरा, 1950 से 1947 तक चलता है। इसमें देखें तो राइज ऑफ महात्मा गांधी 1950 टाइम के 15 के टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, नॉन वायलेंट को। ठीक है, इन्होंने नॉन वायलेंट को इंट्रोड्यूस किया, जो इसको क्या बोलते थे, सत्याग्रह भी बोलते थे। ठीक है, जो क्या होता था, मास मूवमेंट होता था। इन मास मूवमेंट में
क्या क्या, जैसे कि एग्जांपल है, इसके एग्जांपल देखें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 से 22 के बीच चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, गांधीयन एरा जो था इस टाइम पे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे। तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया नेशनलिज्म को, कहाँ से इलाइट मूवमेंट जो होता था वहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया था, मास पार्टिसिपेशन पे। इन्होंने इंक्लूड किया किसको, पीजेंट्स को भी इन्होंने इंक्लूड किया, इन्होंने वुमेंस को इंक्लूड किया, इन्होंने लेबर्स को इंक्लूड किए, ठीक है। और उसमें मॉडरेट फेज भी क्या था ना, वो मॉडरेट फेज में जो होता था वर्कर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे उन लोगों ने, पीजेंट्स पे नहीं दे पा रहे थे, लेकिन यहाँ सब पे दिया गया, किस पे, गांधी एरा के अंदर। उसके बाद इन्होंने इसमें भी कुछ कमियां थी, जैसे कि इसकी क्रिटिसिज्म देखें तो इन्होंने फेल टू प्रिवेंट किसको, कम्युनल डिवीज़न जो हुआ उसको रोक नहीं पाए, ठीक है, प्रिवेंट नहीं कर पाए। राइजिंग के, जैसे कि हिंदू मुस्लिम टेंशन्स को इन्होंने राइज कर दिया। या इसके बाद हिज अपीजमेंट जो पॉलिसी टुवर्ड मुस्लिम्स एंड क्या है रिलक्टेंस, ठीक है, टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर क्रिटिसाइज, ठीक है। तो मेन इसका देखें ओवरऑल क्रिटिसिज्म तो वही था कि ये हिंदू कम्युनल डिवीज़न जो था उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर पे देखें, जैसे कि इसका एक एग्जांपल अगर बताएं तो खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जब खलीफा को हटाया गया था तुर्की से, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर पे देखें तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, जैसे लेट 19 से 20 सेंचुरी इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। अगर ये टाइम पीरियड आप लिखना तो सही लिखना, या तो लिखना तो सही लिखना ताकि वो वैलिड हो। अगर नहीं नहीं लिखोगे तो उतना दिक्कत नहीं, पर लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे और वैलिड नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए इसको अगर लिखना तो वैलिड लिखना। उसके बाद आर्म रेजिस्टेंस जो है इंस्पायर किया किसको, सोशलिस्ट को, मार्क्सिस्ट आइडिया को। सोशलिस्ट समझते ही होंगे आप, मार्क्सिस्ट आइडिया जो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर था, ठीक है, कार्ल मार्क्स से इंस्पायर था। ये क्या करते थे, पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी को हर तरह से ख़त्म करना चाहते थे, ये ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। ये दोनों एक ही जैसा है, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडिया, पर सोशलिस्ट थोड़ा सा कम रिजिट है, ये बहुत ज़्यादा रिजिट है, क्योंकि ये पूरा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को हर तरह से ख़त्म करके क्लास लेस सोसाइटी बनाने का, एक वर्ड में बोले तो क्लास लेस, ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी बनाने का इनका ये रहता था, मोटो रहता था, ठीक है। तो इंस्पायर क्या, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट आइडिया से आर्म रेसिस्टेंस इंस्पायर था। रिवोल्यूशनरी जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये इमीडिएट इंडिपेंडेंस थ्रू वायलेंट मीन्स, यानी कि ये चाहते थे क्या कि इमीडिएट इंडिपेंडेंस मिल जाए इतना, जैसे कि गांधी जी क्या करते थे, नॉन वायलेंट का इस्तेमाल करते थे, मॉडरेट क्या करते थे, पेटिशन का इस्तेमाल करते थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे, बाइकॉट्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो लेकिन इनसे क्या होता था, टाइम लगेगा, टाइम इस सब प्रोसेस है। लेकिन ये जो चौथे जो रिवोल्यूशनरी एंड नेशनलिज्म शुरू हुआ वो इनका क्या था ना कि ये सिर्फ आर्म रेसिस्टेंस शुरू कर दिए। ये बोलते किसी भी तरह से बस उखाड़ फेंकना ब्रिटिश को, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इमीडिएट इंडिपेंडेंस, जो वायलेंट भी करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार थे लोग, ठीक है। इसके जैसे कि इसका अगर की मूवमेंट देखे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था 1925 में, आपको पता होगा, प्री में आपने पढ़ा होगा। चिटगोंग आर्मरी रेड जो हुआ था ट्रेन का, वो 1930 में। इंडियन नेशनल आर्मी 1942 के टाइम पे, ठीक है। इसमें भी लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म कमी आती, क्या थी, तो यूज़ जो था ना वायलेंस का और टेररिज्म का, वो क्या हो गया ना, लॉस ऑफ इनोसेंट लिव्स, जो कि इसमें जो वायलेंस का इस्तेमाल करते थे, इसमें क्या होता था कि जो इनोसेंट लोग थे ना, जो बेकसूर लोग थे, उनकी भी जानें चली जाती थी, ठीक है। ये लैक करते थे मास सपोर्ट को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, अनलाइक आईएनसी नॉन वायलेंट अप्रोच, ठीक है। और ये ओवर एम्फसाइज किस पे करते थे, पॉलिटिकल फ्रीडम पे, वाइल इग्नोरिंग सोशियो इकोनॉमिक इशू। ये सीधा चाहते थे कि बस किसी तरह से ब्रिटिश को निकाल पे, लेकिन इन लोगों का कमियां क्या था कि इग्नोर कर देते थे सोशियो इकोनॉमिक इशू जो थे उसको। बस ये पॉलिटिकल फ्रीडम किसी तरह से चाहते थे कि सरकार ब्रिटिश सरकार हट जाए। उसके बाद पांचवा देखें तो कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन से, ठीक है। कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन जो 1947 के हुआ था, ये राइज ऑफ रिलीजियस डिवीजन, धार्मिक रिलीजियस पे हम को क्या था, डिवाइड कर दिया। जैसे कि द मुस्लिम लीग्स डिमांड क्या कर रहे थे पाकिस्तान को, एंड हिंदू मुस्लिम राइट जो इंटेंसिफाइड कम्युनल टेंशन जो हुआ था आज़ादी के टाइम पे, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था इसकी जिन्ना की वजह से। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 लेड टू मास वायलेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किलिंग ऑन बोथ साइड्स, मास वायलेंस शुरू हो गया था पार्टीशन के टाइम पे। आपको पढ़ाऊँगा ये इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद मार्क ऑफ फेलियर ऑफ इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म इन प्रिवेंटिंग रिलीजियस डिवीजन। 6 नंबर पे देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंज जो कि आफ्टर 1947 था, जैसे कि नेशनल बिल्डिंग, इंडिया ने अडॉप्ट किया था एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने प्रीएम्बल में ये दिखता है साफ साफ, इंश्योरिंग इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन, ठीक है।
उसके बाद चैलेंजेस क्या थे कि लिंग्विस्टिक कास्ट रीजनल टेंशन बढ़ गया ओकेजनली, ठीक है, डिस्टर्ब नेशनल यूनिटी, ये क्या कहते हैं, नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब कर रहे थे क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पे चीज़ें बंटना शुरू हो गया, कास्ट बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे, ये सारी चीज़ें क्या हो गई आज़ादी के बाद जो इंडिपेंडेंट मिला आज़ादी का, ये सारी चीज़ें क्या हो गई ना, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया, ठीक है। गवर्नेंस जो एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है कि परसिस्ट था, ठीक है। उसके बाद इसका क्या रोल था, रोल ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट जो हुआ, ठीक है, उसका क्या रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इन्होंने क्या रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो इन्होंने क्या रोल प्ले किया कि मास मोबाइलाइजेशन, जैसे कि देखिए इस यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि रोल जो था ना इंडियन नेशनल मूवमेंट का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है वो बताइए। तो 8 मार्क्स में अंदर है, तो बस आप ऐसे एक फिगर बना लेना ऐसे करके, काउजेज लिख करके या रूल लिख करके, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 ऐसे कर देना मास मोबाइलाइजेशन, इसके बारे में लिख देना, नंबर 2 पे ये लिख देना, नंबर 3 पे ऐसे करके लिख देना। एक पेज में आप आंसर 8 मार्क्स का 1 से 1.5 पेज में लिख दोगे तो काफ़ी है, ठीक है। जिसमें से आप इतना सा इतना जगह है तो इतना जगह में आप फिगर बना दो, ठीक है, जैसे मैंने बोला फ्लो चार्ट के तौर पे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट लिख करके उसी को हल्का हल्का एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना, ज़्यादा नहीं लिखना 8 मार्क्स के लिए। 38 मार्क्स के लिए पूरा आंसर 38 मार्क्स के हिसाब से लिखे हुए, तो इस ताकि आपको एक्सपैंड नहीं करना पड़े, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो मैंने एक लेंथ थोड़ा सा बड़ा करके ही लिख दिया, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़े इसको शॉर्ट कर लेना, इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल देना अगर आपको अननेसेसरी लगता है तो, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तो आप 38 मार्क्स के क्वेश्चन को भी टैकल कर पाओगे, ठीक है। और इस वीडियो को मैं क्या करूँगा ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, क्लास 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट आएगा, ये पहला पार्ट है। इसी वीडियो को कट करके मैं दूसरा पार्ट डालूंगा, ठीक है। तो आइए इसको देखें। तो इस मास मोबिलाइजेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल में एक तरह का रोल है। मूवमेंट जो था ना मोबिलाइज किया पीपल को कहाँ कहाँ से अक्रॉस रीजन्स रिलीजन्स एंड क्लास, तो तक क्या करने के लिए था, फाइट फॉर क्या कॉमन काउजेज़ के लिए एक साथ मिल करके लड़ाई कर सके। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो गया, बाइकआउट्स हो गया, मार्चेस हो गया, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस, ये एक की स्ट्रैटेजी बन गई थी, ठीक है। दूसरा देखें तो स्ट्रेंथनिंग किया था नेशनल आइडेंटिटी को। द मूवमेंट हेल्प्ड इंडियन ट्रांसेंड्स रीजनल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस फोस्टिंग ए यूनिफाइड नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, दूसरा पे देखें स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जो हुआ था, प्रोमोट किया था यूज ऑफ इंडियन गुड्स वाइल बाइकॉटिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो स्वदेशी मूवमेंट ने प्रोमोट किया क्या, इंडियन गुड्स का, इंडियन वस्तु का इस्तेमाल करने का और बाइकट करने का, किसको, ब्रिटिश प्रोडक्ट को, ठीक है। तीसरा देखें तो रोल ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो हुआ था, इम्पैक्ट वर्ल्ड वार का, और उसके जिसमें क्या हुआ था, इंडिया के फोर्स पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में किए थे। विदाउट एडिक्वेट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लेड टू स्ट्रॉन्गर डिमांड फॉर सेल्फ रूल, ठीक है। चौथा देखें अगर तो लेगेसी बियॉन्ड इंडिपेंडेंस, इंस्पायर किया पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्मर्स को। द स्पिरिट ऑफ एक्टिविज्म एंड रिफॉर्म कंटिन्यू इन द लैंड रिफॉर्म, सोशल जस्टिस मूवमेंट एंड वुमेन राइट्स इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो ये सब आप अपने से भी लिख करके प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम जा रहा है। फाउंडेशन जो हुआ था डेमोक्रेटिक इंडिया का, तो द मूवमेंट अल्टीमेटली लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। 1950 के अंदर अपना डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ बीन अ कम्प्लेक्स जर्नी शेप्ड बाय डाइवर्स आइडियोलॉजिकल लीडर्स। ये देखिए ये वाला पार्ट ना आप एज ए कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं, पर याद रखना ये वाला कंक्लूजन ना इस बेसिस पे होगा, रोल के बेसिस पर, ठीक है। क्योंकि ये पूरा 38 मार्क्स के लिए आप ये कंक्लूजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 38 मार्क्स के लिए करेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ बीन ए कम्प्लेक्स जर्नी शेप्ड बाय डाइवर्स आइडियोलॉजीज लीडर्स एंड हिस्टोरिक इवेंट्स वाइल नेशनलिज्म प्लेड ए क्रूशियल, देखिए नेशनलिज्म played a crucial role in India's independence. It also faced challenges related to inclusivity, communalism, and socio-economic disparities. Modern nationalism continues to be a debate, especially regarding किसके तो secularism, minority rights in India.
तो देखो हमने जो चीज़ें थे उसी को बस कंक्लूड करने की कोशिश की, ऊपर जो मैंने लिखा है उसको शॉर्ट में कंक्लूड करने की कोशिश की। साथ ही इसको कहाँ ले गए तो मॉडर्न यानी कि आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि सेकुलरिज्म का, माइनॉरिटी राइट्स का, इससे हमने जोड़ दिया। तो आप भी कुछ इस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन इसका आप इस्तेमाल बस फ्रेम करने के लिए करेंगे, ये एक एज ए कंक्लूजन इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एज ए कंक्लूजन क्या बोलते हैं पूरा डिटेलिंग में नहीं है। तो इसको बस आप फ्रेमिंग के लिए यूज़ करेंगे, कैसे फ्रेम करना है। उसके बाद अगर आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना जो मैंने दिखाया है ऊपर सबसे, गिव मी अ मिनट प्लीज़, ये वाला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रैक्टिस करेंगे इस नोट से जो मैंने दिया। इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा जो इस आंसर क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कि इस क्वेश्चन का आंसर जिससे लिख सकते हैं वो पूरा इसमें मैंने बता दिया। इसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके बताएंगे। अगर आपसे इसका अगर होगा तो ये तो मैं तो पीडीएफ दे ही दूंगा, इससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और अगर चाहेंगे आप अगर कि इस पे इंडिविजुअली जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैं पूरा आंसर ही लिख करके दिखा दूँ आपको, बता दूँ कैसे लिखना है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो में इस दोनों का आंसर ही लिख करके मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने इसको आंसर लिखने के लिए तो मैंने सारा चीज़ दे ही दिया। मैं भी आंसर अगर लिखूंगा तो इसी नोट से मैं लिख करके आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एकदम परफेक्ट है। ये आप सारे इसको स्ट्रक्चर ही ऐसे किया गया है ना कि आप चाहें तो जिससे भी क्वेश्चन पूछेगा इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन पूछता है जैसे जहाँ से भी इसमें क्वेश्चन पूछा फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे हेल्प किया, ठीक है, फैक्टर्स जो इसके जिसकी वजह से कैसे हुआ, ठीक है, एग्जामिन करना है इसको क्या चीज़ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एवोल्यूशन 19th सेंचुरी से लेकर के इंडिपेंडेंस तक जो मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया। तो इसी बेसिस पे इसी की किसी एक डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछेगा या सारे डायमेंशन में भी पूछेगा, तो मैंने सारा यहाँ पे बता दिया। आपको बस प्रैक्टिस करना है और आंसर लिखना है, और ये वाले नोट्स को आपको कॉपी में उतारना है तो उतारना है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि आप वीडियो से देख देख करके पढ़ रहे हैं, इसको पहले आप कॉपी में लिख लेंगे नोट्स डाउनलोड करके, ठीक है। आगे इस वीडियो में अगले इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी का जो एक पार्ट है, इसी के टाइम पे आईएनसी मूवमेंट जो आया था उससे भी क्वेश्चन आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसने भी आज़ादी में कैसे हेल्प किया, ठीक है, उससे भी इससे क्वेश्चन आए। तो ये अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इससे आपका क्योंकि ये बहुत 38 मार्क्स के अंदर ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप टैकल कर लेंगे इसको पढ़ करके। फिर हम अगले क्लास में आईएनसी